हाँ, हम लोग का जो नया टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत पालो फ्रेरे, जिनके कई नाम लिखकर हिंदी में आते हैं। फेरे भी लिखते हैं, फ्रेरे भी लिखते हैं, फेरा भी लिखते हैं। ऐसे कई नामों से उनको हम जानते हैं। आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ यस रही है। सर। हाँ, यस इनके सर, आवाज़ आ रही। हाँ, इनके जीवन परिचय के बारे में और इनके कुछ कार्यों के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर इनके शैक्षिक चिंतन की विचारधारा को भी देखते हैं। पालो फ्रेरे का जन्म ब्राज़ील के एक रेसिफ नगर में हुआ था 19 सितंबर 1921 ईस्वी को। जो ये रेसिफ नगर है, ये उत्तर पूर्वी ब्राज़ील का एक छोटा सा नगर है। फ्रेरा ने जिस परिवार में जन्म लिया वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिताजी फौज में थे, लेकिन वो फौज में एक छोटे से पद पर थे जहाँ पर उनका कम वेतन हुआ करता था। वेतन कम था लेकिन उनका सम्मान बहुत अधिक था। उनके पिताजी का सम्मान बहुत अधिक था। उनकी जो खर्च है, वेतन भी कम था तो माताजी ही उनका खर्च अधिकतर चलाती थी। एक समय आया 1930 में ब्राज़ील में क्या हुआ कि शेयर बाज़ार में जो वहाँ पर था काफ़ी गिरावट आई, जिसके कारण ब्राज़ील में आर्थिक संकट पैदा हो गया और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। और इसका प्रभाव वहाँ ब्राज़ील की जो भी जनता थी, जो भी वहाँ की जनसंख्या थी, उस पर भी पड़ा। तो फ्रेरा के परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो इसका प्रभाव जो बेरोज़गारी, जो शेयर बाज़ार में आर्थिक व्यवस्था चौपट हुई थी, उसका प्रभाव फ्रेरा के परिवार पर भी पड़ा। उस समय उनके 2 समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। मीन्स इतना अधिक प्रभाव वहाँ पर पड़ा था। जब भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में, रेसिफ के एक स्कूल में हुई थी फ्रेरा की। तो वे आर्थिक संकट आने के बाद में 1929 के बाद में उनको एक नियमित रूप से उनकी पढ़ाई नहीं चल पा रही थी। मीन्स नियमित रूप से फ्रेरा नहीं पढ़ पा रहे थे और वो स्कूली शिक्षा में वो पीछे रह गए। फ्रेरा ने उसी समय महसूस किया कि उनके स्कूल के कुछ मित्र, जैसे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ तो फ्रेरा के स्कूल के कुछ मित्र वो खाने के लिए तरस रहे थे। यहाँ तक कि फ्रेरा भी अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। तो उनके मित्र भी कुछ थे जो खाने के लिए तरस रहे थे और कुछ लोगों के पास खाने के लिए अधिक था। खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े उनके पास में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उस समय फ्रेरा के मन में शंका हुई। उस समय जब फ्रेरा के मन में एक विचार आया कि ईश्वर कुछ को गरीब और कुछ को अमीर क्यों बनाता है, ये उनके मन में एक विचार आया। बाद में निष्कर्ष निकाला कि गरीबी और अमीरी ईश्वरीय प्रदत्त नहीं है। मतलब ये ईश्वर ने गरीबी और अमीरी नहीं बनाई है। ये गरीबी और अमीरी केवल एक सामाजिक वर्ग भेद के कारण है। फिर भी वो ये इतना जानते हुए फ्रेरा जान गए तो फिर वे इसका वास्तविक कारण फिर भी नहीं खोज पा रहे थे। 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने एक शपथ ले ली। उन्होंने शपथ की थी कि निरक्षरता और गरीबी दोनों को समाप्त करूँगा। इसके लिए उन्होंने हर संभव उपाय किए। मीन्स कह सकते हैं कि दुनिया से भूख और निरक्षरता को कम करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। उसके बाद में जो ये आर्थिक संकट लंबा चला था, लगभग सन 1934 के आसपास था, 1933 के आसपास चला था और 1934 में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। फ्रेरा के पिताजी का देहांत हो गया। अब उनकी माता के सामने
जो उनकी माता थी, उनके सामने अपने बच्चे फ्रेरा का एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराने का प्रश्न था। मीन्स जब उनकी शिक्षा जो रैफी के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा थी, वहाँ से उनकी अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं चल पा रही थी, तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराने का उनकी माता के पर जिम्मेदारी आ गई। वो इस प्रकार से वहाँ पर एडमिशन कराना चाहती थी जो बिना पैसे के संभव हो। मीन्स वहाँ पर पैसे नहीं हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था कि कोई भी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हो तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। परंतु इनकी माता जी थी, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वे एक दिन ऐसे स्कूल की तलाश में निकल पड़ी। मीन्स उसी प्रकार से जिसमें फीस ना देनी पड़े, ऐसे स्कूल की तलाश में वो निकल पड़ी जिसमें उन्हें पैसा ना चुकाना पड़े। उस तलाश में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी बच्चों को, एक व्यक्ति ऐसा मिला, उसकी ये शर्त थी, उन्होंने बताई कि जो बच्चे वही उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उनसे फीस नहीं ली जाएगी। वो अपने स्कूल में प्रवेश देने के लिए एक शर्त रखी थी कि बच्चे को लिखने और पढ़ने से बहुत प्यार हो। मीन्स वो लिखने पढ़ने के लिए आतुर हो, जिज्ञासु हो, उसी बच्चे को हम बिना फीस के प्रवेश दिला सकते हैं। फिर क्या था, दूसरे ही दिन उनकी माता फ्रेरा को स्कूल में ले गई। वहाँ स्कूल ले गए और उस व्यक्ति ने देखा कि फ्रेरा में लिखने पढ़ने से प्यार है, तो उसने फ्रेरा को अपने स्कूल में प्रवेश दे दिया। और यह स्कूल था नगर के एक अच्छे स्कूलों में गिना जाता था। में से काफ़ी जद्दोजहद के बाद में वो स्कूल में प्रवेश पा चुका। फ्रेरा ने इस स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की, अपनी कंप्लीट की, और इस स्कूल के पर्यावरण से फ्रेरा को दो प्रेरणाएं मिली। मीन्स इस स्कूल में पढ़ने के उपरांत, पढ़ने के समय वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ से इनको दो प्रेरणाएं मिली। पहली ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, पहली प्रेरणा उनको ये प्राप्त हुई। और दूसरी प्रेरणा ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। ये इनकी प्रेरणा थी। ये 2 पॉइंट्स इन्होंने 2 प्रकार से इनको मोटिवेट वहाँ से किए थे। अब उसके बाद में सन 1943 में फ्रेरा ने रेसिफ विश्वविद्यालय भी था, तो रेसिफ विश्वविद्यालय के इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रवेश लिया। मीन्स लॉ संकाय में इन्होंने प्रवेश किया। लॉ करने के साथ साथ इन्होंने दर्शन और भाषा के मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया। मीन्स लॉ के साथ साथ में इन्होंने दर्शन, भाषा के मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया। लॉ करने के बाद में इन्होंने वकालत नहीं की। मीन्स जब इन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया तो वकालत नहीं की। इन्होंने एक स्कूल में शिक्षक होना पसंद किया। मीन्स एक स्कूल में ये पढ़ाना शुरू कर दिए थे। सन 1944 में इन्होंने अपनी एक साथी टीचर के साथ में विवाह किया था, और 1946 में इन्होंने परनाम्बुको राज्य, एक राज्य है परनाम्बुको जो ब्राज़ील में है, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। शिक्षा एवं संस्कृति विभाग था, वहाँ पर इनको एक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ रहते हुए इन्होंने सन 1959 में 1959 में इन्होंने रेसिफ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की 1959 में, और फिर उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा के इतिहास तथा शिक्षा दर्शन के प्रोफेसर भी नियुक्त हो गए। और उसके बाद और फिर वहीं रहकर इन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस दुनिया में गरीबी और निरक्षरता को मिटाने का हर संभव प्रयास करूँगा, तो यहीं पर इन्होंने रहकर यहाँ पर साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। उसके बाद में सन 1961 ईस्वी में
क्या हुआ, इसी विश्वविद्यालय में ये सांस्कृतिक प्रसार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एक्सटेंशन के निदेशक पद पर भी नियुक्त हो गए। और फिर यहाँ से इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जैसे फ्रेरा थे, उन्होंने बचपन में गरीबी देखी थी और जो 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने शपथ ली थी। उन्होंने अनुभव किया था कि गरीबी का मुख्य कारण निरक्षरता है और निरक्षरता का मुख्य कारण गरीबी है। मीन्स जो गरीबी का मुख्य कारण, मेन कारण वो क्या है, निरक्षर होना, और निरक्षर होने का मुख्य कारण क्या है, गरीब होना। मीन्स दोनों को अपोजिट, एक दूसरे के पहलू के रूप में इन्होंने देखा, इन्होंने अनुभव किया। विश्वविद्यालय में ये कार्य करते करते इन्होंने गरीबी व निरक्षरता इन दोनों के लिए जन आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। मीन्स जन आंदोलन भी वहाँ से शुरू कर दिया। जन आंदोलन में मीन्स इन्होंने क्या किया था, एक वक्तव्य इन्होंने 1962 में कार्य करना शुरू किया। इन्होंने 1962 में एक मिल थी, वहाँ पर गन्ना मजदूर थे, लगभग 300 गन्ना मजदूर थे। उन्होंने 300 गन्ना मजदूरों को 45 दिन तक लिखना और पढ़ना 45 दिन में लिखना और पढ़ना सिखा दिया। मीन्स उन्होंने इतना मेहनत प्रयास किया, जो भी प्रयास कर सके। उन्होंने 45 दिन में 300 मजदूरों को लिखना और पढ़ना सिखाया। फिर क्या था, मजदूरों को साक्षर बनाने का कार्य तेजी से चल पड़ा। फिर उन्होंने यही काम अपना सुचारू रूप से चलाने लगे और मजदूरों को साक्षर बनाने का कार्य करने लगे। सन 1964 में ब्राज़ील का नियंत्रण, सन 1964 में ऐसा हुआ कि ब्राज़ील का नियंत्रण सेना के एक गुट के हाथ में आ गया। मीन्स वहाँ पर सत्ता थी वो सेना के हाथ में आ गई। तो फ्रेरा का जो जन जागरण आंदोलन चल रहा था, जो गरीबों निरक्षरों को शिक्षित करने वाला, वो सैनिकों को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने फ्रेरा को बंदी बना लिया और उन्होंने 70 दिन तक उनको कारावास में डाल दिया। और फिर उसके बाद में इन्हें देश निकाला भी दे दिया। मीन्स इनको कंट्री से भी निकाल दिया गया। ठीक है, मीन्स इनको गिरफ्तार भी किया गया, 70 दिन जेल में भी रहे और फिर देश निकाला भी दे दिया गया। फिर आगे के लगभग 15 वर्ष तक फ्रेरा ने अपने कंट्री के बाहर ही व्यतीत किए। प्रारंभ में वे चिली गए, प्रारंभ में फ्रेरा चिली गए, जहाँ वहाँ तक वो 5 वर्ष तक रहे। और यहाँ रहते हुए इन्होंने सन 1967 में अपनी एक पहली पुस्तक लिखी, प्रकाशित की। पुस्तक का नाम था, इसको आप लोग लिख सकते हो, एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। ये एक पुस्तक थी, इसका इन्होंने यहीं पर 1967 में प्रकाशन किया। और फिर 1968 में पुर्तगाली भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी तर पूछी जाती है। पुस्तक का नाम है दलितों का शिक्षण विज्ञान, दलितों का शिक्षण विज्ञान, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड। इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित की पुर्तगाली भाषा में 1968 में। फिर 1969 में 1969 में इस पुस्तक में दलितों का शिक्षण विज्ञान, इसका स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ। और इस पुस्तक से पालो फ्रेरो को इतनी ख्याति मिली कि 1969 में इन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर बना दिया गया। इस जो पुस्तक थी दलितों का शिक्षण विज्ञान, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस पुस्तक को पुर्तगाली भाषा में 1968 में प्रकाशित किया और 1969 में इस पुस्तक को स्पेनिश और इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया। और इस पुस्तक की ख्याति के बाद में इन्हें 1969 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक विजिटिंग प्रोफेसर बना दिया गया।
इस पुस्तक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पुस्तक से इन्होंने स्पष्ट किया है, इस पुस्तक से इन्होंने बताया कि समाज के जो संपन्न लोग हैं वो संपन्न लोग नहीं चाहते कि दलित मजदूर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। मीन्स जो उन्होंने इस पुस्तक में हमें समाज के लिए जो भी वक्तव्य व्यक्त किए वो यही कहते थे कि समाज के जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, दलित मजदूर हैं, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। क्योंकि इससे समाज में उनका वर्चस्व समाप्त होने का खतरा है। मीन्स जब मजदूर गरीब पढ़ लिख जाएंगे तो इनका वर्चस्व समाप्त होने का खतरा हो जाएगा। मीन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। मीन्स अनपढ़ होगे तो आप किसी दूसरे की गुलामी ही करोगे, ये ऐसा मानते थे। अतः उन्होंने दलितों की शिक्षा पर बल दिया और ये कहते थे कि यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे दलितों को यह एहसास हो। मीन्स ऐसी शिक्षा नहीं हो कि वो रटा के चीज़ें कर दे। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे कि दलितों को यह एहसास हो कि यह दुनिया केवल संपन्न लोगों की ही नहीं है। मीन्स ऐसा ना गरीब लोग समझें कि ये दुनिया केवल संपन्न लोग हैं उनकी ही है। मीन्स उनकी नहीं, इस दुनिया में उनका भी बराबर का, उसी प्रकार के बराबर का स्थान है। उनमें आत्मसम्मान का भाव जगे। मीन्स गरीबों के बराबर भी उनका भी स्थान है, आत्मसम्मान का भाव जगे और अपने उत्थान के लिए आगे आए। बस अपने उद्धार, जो भी गरीबी है, निरक्षरता है, उनको दूर करने के लिए आगे आए। कुछ स्थानों पर अब जैसे कोई भी आप पॉपुलरिटी हो जाती है, पॉपुलर हो जाती चीज़ें, या इस प्रकार से ऐसी चीज़ों को आप लिखेंगे, जैसे दलितों का शिक्षण विज्ञान पुस्तक को लिखा इन्होंने, तो इन पुस्तक का भी विरोध होना स्वाभाविक है। जैसे कुछ भी आप करे हो या राजनीति में या कहीं भी कोई भी अच्छा टीचर हो, मतलब जब उसके बाद में उसका विरोध करना होना स्वाभाविक है। तो इस पुस्तक का भी ऐसा ही हाल हुआ। कुछ स्थानों पर इस पुस्तक का विरोध हुआ, परंतु ये पुनर्जागरण की विरोध होने के बावजूद ये पुनर्जागरण की आंधी को कोई ना रोक सका। मीन्स यहाँ पर जो मजदूर थे, जो गरीब थे, वो इनको समझने की कोशिश करने के लिए, अब क्या था, इसके लिए इस चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए फ्रेरा ने कई विदेशी यात्राएं की, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया है, एक नाकारामुआ जैसे स्थान है, तंजानिया, पुर्तगाल, मेक्सिको आदि कंट्री में इन्होंने भ्रमण किया, दौरा किया और वहाँ साक्षरता के कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में सहायता की। और इन्होंने उसके बाद में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ दिन रहे। फिर जेनेवा में वो स्थायी रूप से रहने के लिए चले गए। मीन्स वहाँ पर जेनेवा में वो स्थायी रूप से बसने के लिए चले गए। जेनेवा में वो फ्रेरा को वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेज के शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने कार्य किया है। मीन्स वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेज एक संस्थान है, वहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने फ्रेरा ने भारत का भी भ्रमण किया और भारत में यहाँ पर साक्षरता कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में भी अधिक सहायता की। मीन्स वही सन 19 जब उनको देश निकाला दे दिया गया, उसके बाद में वो विदेशी यात्रा करने लगे, इधर उधर भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। अब जो वहाँ पर सेना के हाथ में बागडोर आ गई थी, तो वहाँ पर 1979 में ब्राज़ील में आम माफ़ी की घोषणा की गई। मीन्स जो भी गलतियाँ हुई हैं वहाँ पर उस सबकी गलतियों को माफ़ किया जाता है। तो ये घोषणा जब यहाँ ब्राज़ील में हुई तो सन 1980 में पाउलो फ्रेरा फिर से वापस अपने कंट्री लौट गए, ब्राज़ील लौट गए। और ब्राज़ील लौटते ही वहाँ पर उनको वो साओ पालो, एक ब्राज़ील में साओ पालो नामक एक बहुत बड़ा नगर है,
साओ पालो, ठीक है। यहाँ के एक मार्क्सवादी मेयर थे, उन्होंने इन्हें शिक्षा सचिव पद पर आमंत्रित किया। मीन्स इन्होंने शिक्षा सचिव पद आमंत्रण मिला इनको और इससे इन्होंने स्वीकार किया। मीन्स ये एक शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हो गए। उसके बाद में इन्होंने यहीं पर साओ पालो में 1988 तक शिक्षा सचिव के पद पर कार्य किया। लेकिन जो ये शिक्षा सचिव पद के पर कार्य करते हुए भी इनका जो साक्षरता कार्यक्रम था वो निरंतर चलता रहा। मीन्स उसको इन्होंने बंद नहीं किया। और उसके बाद में फिर इनकी जीवन लीला 2 मई 1997 को हार्ट अटैक होने से समाप्त हो गई। मीन्स इनका देहांत 2 मई 1997 को हुआ। मीन्स कह सकते हैं जो दीनहीन एवं दलितों के मसीहा जो पालो फ्रेरे थे, दीनहीन और दलितों के मसीहा, इस संसार को अलविदा कहकर चले गए। ये इनके कुछ जीवन थी। अब इसके बाद में कुछ और भी इनके बारे में जानते हैं। इनके प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, ये प्रभावित कहाँ से हुए। तो पालो फ्रेरा के जीवन पर 2 घटनाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वो घटनाएं कौन थी? वो अमेरिका की एक पत्रिका है, ओगनी पत्रिका। उस पत्रिका से जब उनका साक्षात्कार लिया गया तब इन्होंने बताया कि उन 2 घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया और इसका वहाँ पर वर्णन भी हुआ था। एक घटना जो आप लोगों को अभी मैंने पूर्व में बता चुके हैं, वो घटना क्या थी? जब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो संघर्ष उनकी माँ ने किया था, वो घटना थी। मीन्स जो उनकी माँ थी एक ऐसे स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी जहाँ पर उनको पैसे ना देना पड़े। इसके लिए वो दिन भर उसी प्रकार के स्कूल की तलाश में भटकती रहती और फिर एक दिन उनको उस व्यक्ति के बारे में पता हुआ और वो लौटकर बोली, बेटा मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो अपने स्कूल के दरवाजे फ्रेरा या तेरे लिए खोल देगा। बस उसकी एक शर्त है और वह यह है कि तुम पढ़ने लिखने को प्यार करो। मीन्स पढ़ने लिखने से आपको प्यार करना है, तभी वो निःशुल्क आपको प्रवेश देगा। उस व्यक्ति ने मुझे अपने स्कूल में नाम लिखने की अनुमति दे दी। वो मीन्स कह सकते हैं मैं जो उनकी पालो फ्रेरे की माँ और उस व्यक्ति का कोई भी पूर्व परिचय नहीं था, फिर भी वह स्कूल कह सकते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, स्कूल शहर के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ स्कूल था। उस व्यक्ति ने अपने उदाहरण द्वारा मुझे दर्शाया। मीन्स जो व्यक्ति था उन्होंने अपना एक आदर्श के रूप में उन्होंने दर्शाया या उस स्कूल से प्राप्त जानकारी हुई कि दूसरों को प्यार करना क्या होता है। उसी व्यक्ति ने मुझे दूसरों की सहायता करने का महत्व समझाया और मुझे इस कथन पर जैसे कहते हैं ना कि पालो फ्रेरा कहते हैं कि मुझे इस कथन पर कभी विश्वास नहीं हुआ कि मैं अपना निर्माता स्वयं हूँ। अपना निर्माण स्वयं करने वाले व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं है। मीन्स शहर के जिन कोनों में तथाकथित स्वनिर्मित लोग रहते हैं, वहाँ बहुत से अनाम लोग मीन्स जिनके बारे में कोई नहीं जानता, वे लोग छिपे रहते हैं। मीन्स उनका जो भी वजूद है, जो भी उनके बारे में, जैसे वो व्यक्ति अच्छा था, मीन्स उसकी शिक्षा भी अच्छी थी, वो आदर्श के रूप में स्थापित था, लेकिन वो शहरों में वो चर्चित नहीं था। हम अपने आप को अकेला नहीं रहने देना चाहते हैं। मैंने अपने शिक्षण की समाप्ति उसी स्कूल में की और पहली पत्नी जो उनकी थी पालो फ्रेरा की, जिन्होंने उनकी जो साथी टीचर थी उसके साथ विवाह किया था, उस पत्नी की मृत्यु के बाद में पालो फ्रेरे ने जिस व्यक्ति ने उसको एडमिशन दिया था, तो उसकी पुत्री थी,
उसकी पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह किया था। मीन्स जिस व्यक्ति ने पालो फ्रेरा के जीवन के लिए दरवाजे खोले थे, उनकी पुत्री के साथ में उन्होंने उसकी शादी विवाह किया। अब पालो फ्रेरा के जीवन में एक और घटना है जो काफ़ी प्रभावित की है पालो फ्रेरा को। उनकी एक कहानी है, या उनको एक बताते हैं। उस पत्रिका ओगनी पत्रिका में दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि एक दिन क्या हुआ कि पालो फ्रेरे और पालो फ्रेरे के भाई खेल रहे थे अपने बाड़े में, और वहाँ पर उनके पड़ोसी की एक मुर्गी उस बाड़े में आ गई। तो उस मुर्गी को फ्रेरा और उसके भाइयों ने उसको पकड़ लिया, और उस मुर्गी को फ्रेरा ने और उनके भाइयों ने उस मुर्गी को मार डाला। अब जब मुर्गी मार दी गई, मुर्गी की चीख सुनकर के उसकी माताजी दौड़ते हुए आई। पालो फ्रेरा ये सोच रहा था कि अब हम लोगों को माँ दंडित करेगी, हमें पनिश करेगी, और फिर क्या कहेगी, मुर्गी को पड़ोसी को लौटा दो, जो मरी हुई मुर्गी थी उसको पड़ोसी को लौटा दो और उन पड़ोसी से क्षमा याचना करो। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ऐसा विपरीत हुआ। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और माँ ने मुर्गी को उठाया और रसोई में गई और उसको पका लिया, और फिर उसके बाद में सबने उसका भोजन किया। मीन्स पालो फ्रेरा कहते हैं उस दिन का दोपहर का भोजन इतना सुंदर था जितना पहले कभी नहीं लगा। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं पालो फ्रेरा कि उसकी माँ यथार्थवादी थी। मीन्स जैसा सामने दिख रहा है वैसा तुरंत उसके एक्शन लेना चाहिए। वो पालो फ्रेरा ये कह रहे थे, पालो फ्रेरा जब उसकी माँ आई थी अंदर से, तो ये महसूस कर रहे थे, वो एक कल्पना कर रहे थे कि जब वो मृत मुर्गी को देख रही थी तो हम लोगों के चेहरे कभी वो मृत मुर्गी को देखती, कभी वो हम लोग भाइयों के चेहरों को देखती। मीन्स जो माँ थी वो तय करने की कोशिश कर रही थी कि उस मुर्गी के साथ में क्या करना चाहिए और हम लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। लेकिन माँ ने निर्णय लिया कि वो उस मुर्गी को पका करके हम लोगों को खिला दिया। ये इनकी घटनाएं थी कुछ। ये दो घटनाओं का प्रभाव इन पर बहुत अधिक पड़ा। मीन्स कह सकते हैं कि ये दो घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और इन दोनों घटनाओं ने फ्रेरा को सोचने के लिए प्रेरित किया कि दूसरों को प्यार किया जाए, दीन दुखियों की सहायता की जाए, गरीबों की सेवा ही वास्तविक धर्म है। मीन्स गरीबों की सेवा करना एक वास्तविक धर्म माना है इन्होंने। और फ्रेरा ने कह सकते हैं कि फ्रेरा ने गरीबी को तो बहुत निकट से देखा था और उसी समय प्रण भी लिया था कि भूख व गरीबी को दूर करने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि भूख व अन्य दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभी को करनी है, और हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति साक्षर व शिक्षित होकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति अच्छी तरह से कर सके। मीन्स ये कहते हैं कि भूख व जो भी अन्य दैहिक आवश्यकताएं होंगी वो तो सभी को करनी ही है। इसके साथ में व्यक्ति को साक्षर व शिक्षित करने की भी आवश्यकता है, और जब साक्षर और शिक्षित हो जाएगा तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी प्रकार से कर सकेगा। जैसे हम लोग नई वर्तमान में कहते हैं कि सरकार हमें मुफ्त ना दे, हमें एक अच्छी सी जॉब दे दे, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेंगे। ऐसा पालो फ्रेरे भी कहते हैं।
फ्रेरा का जीवन दर्शन है वो ईसा मसीह के जीवन व दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित था। पालो फ्रेरे ईसा मसीह के सच्चे अनुयायी थे। जैसे पालो फ्रेरे शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते थे। पालो फ्रेरे जो शिक्षा है उसी के द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व को पूर्णतः निर्माण करना चाहते थे। अब इसके बाद में ये पालो फ्रेरा के बारे में, पालो फ्रेरे के कुछ कृतियाँ हैं, पुस्तक हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक पुस्तक है इनकी कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, 1972 में इन्होंने इसको प्रकाशित की, कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम। और एक पुस्तक है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, 1970 में इसको प्रकाशित किया। और पुस्तक है एडुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ लिबर्टी, 1973। नेक्स्ट पुस्तक है एडुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शसनेस, 1982, जो न्यूयॉर्क में। क्या बोले हैं? एजुकेशन एज द प्रैक्टिस, एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ लिबर्टी, 1973 में। नेक्स्ट पुस्तक है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शसनेस, 1982, न्यूयॉर्क से ये प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट पुस्तक है एजुकेशन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, 1976 में प्रकाशित हुई थी लंदन से। और नेक्स्ट पुस्तक है इनकी पेडागॉजी इन प्रोसेस, पेडागॉजी इन प्रोसेस द लेटर्स टू गिनी बिसाऊ, 1978 में प्रकाशित हुई थी न्यूयॉर्क से। और नेक्स्ट बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, 1985 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और कुछ पालो फ्रेरे की पुस्तक सह पुस्तक है, में से 2 राइटरों ने, पालो फ्रेरे और कुछ दूसरे राइटरों ने साथ मिलकर के लिखी है। उन पुस्तकों के नाम है, एक पुस्तक है पालो फ्रेरे और डोनाल्ड मैसेडो, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, लिटरेसी रीडिंग द वर्ड एंड द वर्ड, रीडिंग पूरा बोलते हैं वापस, लिटरेसी रीडिंग द वर्ड एंड द वर्ड, 1987। नेक्स्ट बुक है जिनके साथ में मिलकर फ्रेरा ने लिखी थी, ईरासोर और फ्रेरा ने मिलकर पुस्तक लिखी थी ए पेडागॉजी लिबरेशन, 1987। ए पेडागॉजी लिबरेशन, 1987। नेक्स्ट बुक है जो साथ मिलकर के लिखी थी, पालो फ्रेरे और एंटोनियो फोर्डेज, इन दोनों ने मिलकर के पुस्तक लिखी थी, लर्निंग टू क्वेश्चन ए पेडागॉजी ऑफ लिबरेशन, 1989। वापस बोलते हैं, पालो फ्रेरे, एंटोनियो फोर्डेज, इन दोनों ने मिलकर के लिखी थी, लर्निंग टू क्वेश्चन ए पेडागॉजी ऑफ लिबरेशन, 1989। और नेक्स्ट बुक है पालो फ्रेरे और माइल्स हॉर्टन, इन दोनों ने मिलकर के लिखी थी पुस्तक
We make the road while walking. We make the road while walking. Convention in education and social change. एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. We make the road while walking. Convention in education and social change. ठीक है. वापिस अगर किसी को इन पुस्तक में से पूछना हो तो पूछ सकता है. उसके बाद में नए पॉइंट्स को शुरू करेंगे. सर द रोड वाइड होगा वाइड वाइड होगा. वी मेक द रोड वाई. सर वाई की बाई बी बाई बाई बी वाई. बाई वॉकिंग. कन्वेंशन इन एजुकेशन एंड सोशल चेंज. ओके, अब इसके बाद में हम पालो फ्रेरे के शैक्षिक विचारों को पढ़ेंगे. उनका शैक्षिक चिंतन किस प्रकार से है. उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का संप्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि के बारे में पढ़ेंगे. इन सब के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे. और इस सब में इन सब में कुछ भी आपको पूछना या बताना हो तो आप बता सकते हो. सर ये YouTube में तो होगा ना. क्या जो आप पढ़ा रहे हैं YouTube पे भी तो. हाँ होगा, है, मिलेगा आपको. सर हम लोग उसको सुन लेंगे. तो आपने बोला है जैसे कुछ किताबों के नाम थोड़ा वहीं से सुन लेंगे. हाँ, किताबों के बारे में पूरा तो नहीं मिल सकता. हाँ बोले. किताबों के बारे में यूट्यूब पर. सर आपने रिकॉर्डिंग तो ऑनलाइन की थी. क्या आपने रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करी थी. हाँ. सर आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं की गई है क्या. नहीं होगी, रिकॉर्ड हुई है. ओके सर. सर क्योंकि और सभी की क्लास में हम लोगों के मोबाइल में दिखाता है ना कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है. आप वाले क्लास में किसी सर मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं इसलिए नहीं दिखता.